फॉर्म पे अपने सभी भाइयों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। इस हिस्ट्री में अभी तक सीजीएल, एमटीएस, टीपीएसआई या अदर एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जो 2022-2023 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आज से हम लोग क्लास इसकी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है जो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एसेंट हिस्ट्री तीनों संबंधित ये बेटा क्या है, क्वेश्चन है। तो हम लोग आज पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तो अकबर का जो राजस्व मंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था, सबको पता होगा, टोडर मल साहब को बनाया गया था। ये पूरा पूरा अकबर का वित्त विभाग देखते थे। क्या देखते थे बेटा? वित्त विभाग देखते थे, ध्यान रखिएगा। तो वित्त विभाग कौन देखा करते थे? तो टोडर मल साहब देखते थे। तो कोई पूछे अकबर के शासन काल में राजस्व विभाग, वित्त विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, किसे मंत्री बनाया गया, तो क्या बताएंगे भैया? टोडर मल साहब को बनाया गया था, ठीक ना। ये सेना सैनिक थे, सेना नायक थे भैया। बीरबल साहब भी आप जानते हो सेना नायक थे और एक अच्छे विद्वान में जाना थे। तानसेन साहब एक बहुत अच्छे गायक थे, ठीक। इनका नाम तनु पांडे था, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है तनु पांडे किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा तानसेन साहब को कहा जाता है। महेश दास किसे कहा जाता है, तो बीरबल साहब को कहा जाता है। तो आप लोगों से कोई पूछता है कि बताइए कि बीरबल, महेश दास किसे कहा जाता था, तो आप क्या बताएंगे? बीरबल साहब को कहा जाता था। और तनु पांडे किसको कहा जाता था भैया? तो तानसेन साहब को कहा जाता था, ठीक। वित्त मंत्री जो हमारे यहाँ टोडरमल साहब बनाए गए थे, इन्होंने अकबर के शासन काल में एक जब्त राजस्व व्यवस्था को इन्होंने क्या किया था? लागू किया था। तो टोडरमल साहब द्वारा, ध्यान रखिएगा, एक प्रणाली स्टार्ट करी गई थी। उस प्रणाली का नाम क्या था भैया? जब्त। क्या नाम था भैया? जब्त। इन्हीं के द्वारा लंग बटाई, बटाई, उसके बाद बंटवारा, जितनी भी तीन जो प्रणाली थी, जो जब्ती के आधार पर, लंग बटाई के आधार पर, राशि बंटवारा के आधार पर, जो पूरा राजस्व सिस्टम था वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट कौन देखते थे? टोडरमल साहब देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस जी का नाम सुना होगा, कैप्टन जनरल मोहन सिंह जी का नाम सुना होगा, इन्हीं द्वारा इसे बनाया गया। फिर एक क्वेश्चन आया कि इसे घुमा के रख दिया गया कि इसे पुनर्जीवित किसने किया था। मतलब जो हमारे यहाँ आजाद हिंद फौज थी, जब ये बंद हुई उसके बावजूद इसको दोबारा पुनर्जीवित करने वाले जो शख्सियत थे उनका नाम क्या था? उन शख्सियत का नाम था सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम था बेटा? सुभाष चंद्र बोस। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो आजाद हिंद फौज सेना थी, उन्होंने इसको फिर से एक नई पद्धति के रूप में क्या किया, इसे नए नाम के माध्यम से इसे क्या किया, पूरे देश के सामने लेकर आए। जो पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? आजाद हिंद, सॉरी, किसको दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी को, चंद्र बोस। इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सही होगा भैया? बी नंबर। ये बात है 31 अक्टूबर सन 1943 की। कब की बात है? 31 अक्टूबर सन 1943 को। तो कोई पूछे आप लोगों से कि राष्ट्रीय सेना जो आजाद हिंद फौज थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। किस युद्ध के दौरान? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब किया था? 31 अक्टूबर सन 1943 को किया था। कब किया था? 31 अक्टूबर सन 1943 को किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बताया जाता है कि जो आजाद हिंद फौज, नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, उसको जब इन्होंने बनाया था तो तारीख कभी कभी भूल ली जाती है, उस तारीख को ध्यान रखिएगा। जो उसको पुनर्जीवित किया गया था 31 अक्टूबर को। कब किया गया था भैया? सॉरी, 21 अक्टूबर को। कब बेटा? 21 अक्टूबर को, ठीक ना। सन याद रखेंगे 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अल्लूरी सीताराम जी राजू, ये भारत के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी अभी हाल ही में एक जयंती बनाई गई। और ये जो जयंती बनाई गई, ये 125वीं जयंती बनाई गई। कौन सी जयंती बनवाई गई? 125वीं, जिसमें इनको कांस्य पदक द्वारा क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन यहां पूछा गया कि जो अल्लूरू सीताराम राजू साहब थे, ये किस राज्य से संबंधित थे? तो इनके राज्य का नाम ध्यान रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश से थे। कहां से बेटा?
आंध्र प्रदेश से थे, ध्यान रखिएगा। किस जयंती के उपलक्ष्य में इनको स्वतंत्रता सेनानी जो थे इनको कांस्य पदक दिया गया? तो 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इनको कांस्य पदक से क्या किया गया बेटा? सम्मानित किया गया। ठीक, एमटीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अच्छा है ये भी। निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत 905 से लेकर 1050 के बीच ईस्वी में खजुराहो के मंदिर आपने सुने होंगे, ये छतरपुर जिले में है। कहां बेटा है? छतरपुर जिले में। तो कहां स्थित है भैया? छतरपुर जिले में। इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी आप जानते होंगे, महान गुरु, और उनके इसी छतरपुर जैसी पावन भूमि में आपने नाम सुना होगा बागेश्वर महाराज जी का, वो इसी जिले में क्या है भैया? स्थापित है। वहीं पर ही उसी स्थान पर आपको खजुराहो के मंदिर मिलेंगे, और जो खजुराहो के मंदिर बनाए थे वो चंदेल शासकों ने बनाए थे। किसने बनाए थे बेटा? चंदेल शासकों ने बनाए, मतलब चंदेल वंशों ने बनाए थे। एक्चुअली में इनकी जो राजधानी थी, कि इन्होंने पहले इनकी राजधानी थी कालिंजर। क्या थी भैया? कालिंजर। और उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाई महोबा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंदेलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? वो कालिंजर थी। फिर उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी क्या बनाई? महोबा। ये जो खजुराहो आया ये किस लिए प्रसिद्ध आया? खजुराहो जो आया ये इनकी सांस्कृतिक राजधानी थी। कैसी राजधानी थी बेटा? सांस्कृतिक राजधानी थी। तो कोई पूछे कि चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी, तो क्या बताएंगे भैया? खजुराहो थी। कौन सी थी भैया? खजुराहो। कहाँ स्थित है? छतरपुर जिला। अगर राज्य का नाम पूछे तो बताएंगे मध्य प्रदेश। जाना क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से उठाएंगे। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? रावी है ऑप्शन में, व्यास है ऑप्शन में, सतलज है ऑप्शन में, चिनाब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, झेलम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये सब की सब किसकी सहायक नदियां हैं भैया? ये सब की सब सहायक नदियां किसकी हैं? तो बताएंगे किसकी हैं? सिंधु नदी की। किसकी हैं भैया? सिंधु नदी की। अब इसमें से कौन सी नदी उसकी सहायक नदी नहीं है? तो एक ही बचती है, कौन? कोसी। इस कोसी नदी की खासियत है कि भैया ध्यान रखिएगा, इसे बिहार की शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार की शोक। तो यहां से एक नए क्वेश्चन याद रखेंगे कि बिहार की शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार की शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसे कहा जाता है बेटा? कोसी नदी। तो कोई जो बिहार की शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। कोई आपसे पूछते सिंधु की कौन सहायक नदी नहीं है? नहीं है तो कोसी नहीं है। कौन कौन सी है? रावी, व्यास, सतलज और चिनाब और झेलम। ये सब की सब किसकी किसकी सहायक नदियां हैं भैया? सिंधु नदी की हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सन 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया। तो आज मैं सबको सबसे पहली चीज मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन आया कि विदेशी धरती में सबसे पहला भारतीय ध्वज किसने फहराया, तो उनका आंसर है मैडम भीखाजी कामा। इनको लोग कहते हैं इनको कहते हैं फायर लेडी। क्या कहते हैं? फायर लेडी। इन्हें वो लोग बोलते हैं अग्निशिखा। क्या बोलते हैं? अग्निशिखा। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अग्निशिखा किसे कहा जाता है? तो बताएंगे मैडम भीखाजी कामा जी कहा जाता है। किसे कहा था? मैडम जी भीखाजी कामा। आज सबको पता होगा चंद्रयान 3 जो आज 5:47 पर क्या हुआ बेटा? लैंडिंग हुआ। और पूरे विश्व के अंदर भारत ने क्या रचा? अपना एक इतिहास रचा। रसिया, चाइना, अमेरिका जैसे देशों ने हमारे चंद्रमा पर अभियान जरूर किए, लेकिन उन्होंने उसके नॉर्थ पोल पर अभियान किया। और भारत पूरे विश्व के अंदर एक पहला ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पे जाके क्या किया बेटा? अपना अभियान संपन्न किया। इसलिए मैं सभी देशवासियों को, अपने प्यारे भाइयों को तहे दिल से अपने भारत के इस जो आज गोल्डन एक समय था, उस समय जिस समय वो लैंडिंग कर रहा था, उसके लिए सबको मैं बहुत 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 बधाई देता हूं। ठीक उसी तरीके से विदेशी धरती पर जाकर सबसे पहला जो झंडा फहराया वो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया। इनको अग्निशिखा कहते हैं। और ये कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ड में। कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ड में। तो कोई पूछे कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ड में। इसमें कितने रंग थे? लाल, पीले, हरे 3 रंग थे। 7 सितारे थे जो सप्तऋषि के क्या थे बेटा? परिचायक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन,
बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? बहमनी सल्तनत, तो हसन बहम, ये देखिए सीधे सीधे, इससे कोई मतलब नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक से कोई मतलब नहीं, मोहम्मद शाह से कोई, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक, इसी के द्वारा क्या करी गई थी? बहमनी राजवंश की स्थापना करी गई थी। तो कहते बहमनी राजवंश की स्थापना किसने करी थी? हसन बहमन शाह द्वारा बहमनी राजवंश की क्या करी गई बेटा? स्थापना करी गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो सबसे पहले मैं उस भारतीय का नाम बताऊंगा, राजा राम मोहन राय जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिन्होंने सती प्रथा पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। सबसे पहली चीज तो भारतीय गृह में कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। और विदेशी हमारे यहाँ जो गवर्नर जनरल थे उस समय, जिनके द्वारा इस सती प्रथा पर रोक लगाने का जो कार्यक्रम किया गया था, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कोई पूछे भैया कि सती प्रथा पर रोक लगाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है, यह मिलता है ऐरण अभिलेख में। कहां मिलता है? ऐरण अभिलेख में, जहां पर सती प्रथा का सबसे पहला क्या मिलता है? उल्लेख। यह आपको गुप्त काल में एक शासक मिलेंगे, भानुगुप्त। कौन मिलेंगे? भानुगुप्त। और उन्हीं के एक अभिलेख है ऐरण अभिलेख, उसी अभिलेख में सती प्रथा का सबसे पहले क्या किया गया है बेटा? उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा कि कौन गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और आधुनिक भारत में कौन आएंगे? तो हम बताएंगे, किनका नाम बताएंगे? तो राजा राम मोहन राय जी का, राजा राम मोहन राय जी का। और जब हम लोग उसको पढ़ते हैं एसेंट हिस्ट्री प्राचीन भारत में, तो ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किसने किया? भानुगुप्त ने किया। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में हुई। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो याद रखिए, इनका नाम क्या है भैया? सर विलियम जोन्स। क्या नाम बताएंगे? सर विलियम जोन्स। तो कोई पूछा आप लोगों से कि हमारे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? याद रखिएगा आंसर सर विलियम जोन्स साहब ने करी थी। किसने करी थी? सर विलियम जोन्स साहब ने की थी। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, सबको पता होगा, जब बंगाल हम लोग बंगाल के नवाब पढ़ते हैं तो वहीं पर एक युद्ध पढ़ने को मिलता है, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध बेटा? बक्सर युद्ध। मीर जाफर का नाम सुना होगा, मीर कासिम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो बंगाल के क्या थे भैया? सबके सब भैया उस जमाने में ये बंगाल के क्या बना दिए गए थे भैया? नवाब बनाए गए थे। और इसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन जो हेक्टर मुनरो कमान देख रहा था, वो किन किन के बीच में संयुक्त एक सैन्य अभ्यास हुआ। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको बैठाला? मीर जाफर को बैठाला। फिर किसको बैठाला? मीर कासिम को। फिर दोबारा किसको बैठाला? मीर जाफर को बैठाला जाना चाहिए। ठीक, मीर कासिम से अंग्रेजों की पटी नहीं, इसलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम को निकाल के क्या किया? बाहर किया। मीर कासिम ने ग्रुप बनाया, जिसमें कौन कौन था भैया? तो सबसे पहले बंगाल का जो पुराना नवाब था वो मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम था उस समय। और अवध का नवाब, ये लखनऊ का इलाका, अवध का नवाब यहाँ तो सुजाउद्दौला। कौन था भैया? सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला ये भी बंगाल का पहले नवाब था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। घसीटे सिटी बेगम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसी समय का है। ठीक, ये भी बंगाल का नवाब रह चुका है। जब ये सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पराजित किया था, तो उसके बाद मीर कासिम ने त्रिगुट संगठन बनाया था। उसमें मीर कासिम, शाह आलम और सुजाउद्दौला, ये तीनों इसमें क्या थे भैया? शामिल थे। और इन तीनों लोगों ने अंग्रेजों से क्या किया? युद्ध किया। अंततः सबको पता होगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज क्या हुए थे भैया? अंग्रेजों ने इन तीनों क्या किया? पराजित किया। फिर उसके बाद लगातार 2 संधियां हुई, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र पे, इलाहाबाद के कड़ा के क्षेत्र पर क्या कर लिया था भैया? पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद वहीं से अंग्रेजों की शक्ति बढ़ना क्या हो चुकी थी भैया? चालू हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर कौन सा था बेटा? बी नंबर। निम्नलिखित में से किसे मास्टर है, यहाँ पे मास्टर के नाम से जाना जाता था? एक टीचर थे और जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में एक चटगांव शास्त्रागार, एक्चुअली में चटगांव एक स्थान था, वहां के टीचर कौन थे भैया? मास्टर सूरसेन साहब थे। कौन थे? मास्टर सूरसेन साहब। इन्होंने अपने कुछ छात्रों के माध्यम से, उनमें कुछ महिला भी छात्र थी, और सब लोगों ने मिलकर एक चटगांव शास्त्रागार, जहां पे राइफल्स, बंदूकें रखी जाती थी, वहां पे उन्होंने क्या किया भैया? छापा मारा। और छापे मारने के साथ साथ वहां से क्या करी? वहां से जितने हथियार थे उनको क्या किया? उन्होंने वहां से
मतलब कि भारतीयों को मजबूत करने के लिए वहां से सेना उस पूरे पूरे हथियारों को क्या किया, वहां से हटाया। लेकिन अचानक ये बात अचानक खुल गई थी, और अचानक खुल जाने के कारण इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद इनको क्या दे दी गई भैया, फांसी दे दी गई। तो कौन थे, उनका नाम मास्टर सूरसेन। क्या नाम था भैया, मास्टर सूरसेन। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, चटगांव शास्त्रागार किससे संबंधित है, तो बताएंगे मास्टर सूरसेन से संबंधित। किस संबंधित है, मास्टर सूरसेन। निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए, बीड़ा वादन करते हुए, ध्यान रखिएगा, हरिसेन किताब है प्रयाग प्रशस्ति। कौन बेटा, हरिसेन। और हरिसेन सबको ध्यान आया होगा, किसके शासनकाल में थे, समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। किताब का नाम क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक में यहीं पर एक सिक्का समुद्रगुप्त के शासनकाल में पाया गया, जो दूसरा शासक था गुप्त काल का, ठीक। और एक बहुत बड़ा शासक जिसने छोटे छोटे गणराज्यों को समाप्त करके गुप्त साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में क्या किया था, परिवर्तित किया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गणराज्य थे उनको नष्ट करने का श्रेय भी किसको है, समुद्र गुप्त को है। भारत का नेपोलियन भी किसे कहा जाता है, समुद्र गुप्त को कहा जाता है। भारत के अंदर सबसे पहला अगर गुप्त शासकों में अश्वमेध यज्ञ किसने शुरुआत किया, तो कौन था, समुद्र गुप्त था बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इन्हीं के पुत्र हुए रामगुप्त, इन्हीं के पुत्र हुए चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, इनको कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो एकमात्र ऐसे शासक गुप्त काल में जो बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया, उनका नाम क्या है, समुद्र गुप्त। आंसर नंबर कौन सा होगा बेटा, बी नंबर। यूनानी इतिहासकारों और राजनयिक मैगस्थनीज, याद रखिएगा। और मैगस्थनीज सबको याद आ गया होगा, कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा क्या किया गया था, कहां भारत में आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के शासनकाल में, तो सबसे पहले मैगस्थनीज के बारे में बताऊंगा कि भैया इसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है इंडिका। और इस इंडिका में उसने मौर्य वंश का संपूर्ण क्या किया है, विस्तार किया है। और संपूर्ण जब विस्तार किया है तो आपको पता होगा ये किसके शासनकाल में आया, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कोई पूछे किसके शासनकाल में आया, तो क्या बताएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। किसका राजदूत बनकर आया, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस प्रथम का राजदूत बनकर आया था, ध्यान रखिएगा। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है। आपने नाम सुना होगा, एक औरंगजेब का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने दूसरा एक ताजमहल बनाया, जो ताजमहल के जैसा ही क्या किया गया, उसका निर्माण किया गया। और उसका नाम उसने रखा बीबी का मकबरा। क्या नाम रखा भैया, बीबी का मकबरा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ताजमहल की नकल कर कर एक उसी तरीके से या उसी स्ट्रक्चर के आधार पर एक मकबरा बनाया गया। एक जो जिस तरीके से आपने देखा होगा, आगरा में जब जाएंगे आप लोग, तो मुमताज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो उन्हीं के स्ट्रक्चर पर क्या किया गया है, एक जो उनका मकबरा बनाया गया, उसी की नकल के आधार पर एक और मकबरा बनाया। वो मकबरा किसने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। ये भैया इसको किस नाम से जानते हैं, इसका नाम है बीबी का मकबरा। क्या नाम है बेटा, बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन, 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन करते समय एएसआई के किस महानिदेशक के नेतृत्व में थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दो शहर खोजे गए थे वो कौन कौन से थे। एक का नाम था हड़प्पा, एक का नाम था मोहनजोदड़ो। उस समय ये हड़प्पा खोज किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी, राखालदास बनर्जी साहब ने की थी। लेकिन उसमें यह नहीं पूछा गया किसने किसकी खोज करी ना, उन दोनों शहरों को उसने नाम लिख रखे हैं। उसने लिख रखा है कि 1920 के दशक में जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो दो शहर प्रमुख खोजे गए, उसमें महानिदेशक कौन था, तो इसका नाम था सर जॉन मार्शल। पूरा नाम था सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। क्या नाम था, ह्यूबर्ट मार्शल। जैसे हम लोग जल्दबाजी को बोलते हैं सर जॉन मार्शल, क्या बोलते हैं, सर जॉन मार्शल। तो पूरा नाम क्या था, जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी द्वारा दो शहरों खोज की गई, एक का नाम हड़प्पा, दूसरे का नाम मोहनजोदड़ो। आंसर कौन सा होगा बेटा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा है, जातिगत समानता के प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सबको पता होगा, ज्योतिबा फुले साहब ने करी थी। किसने करी थी बेटा, ज्योतिबा फुले साहब ने करी थी। और ज्योतिबा फुले साहब ने जब इसकी खोज करी, तो ऐसी स्थिति, खोज में कह रहा हूं, जब इन्होंने समाज की क्या करी, स्थापना करी, तो जो निम्न तबके के लोग थे, उनको धीरे धीरे समाज में एक अच्छे
लेवल पे ले जाके क्या करना था भैया, उनको समाज में उनको एक उनका अधिकार दिलाना था और उनको इस तरीके से समाज में प्रदर्शित करना था जिससे जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनको अपने बीच में क्या करें भैया, वो लोग मैनेज करें। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी, तो नाम क्या बताएंगे, ज्योतिबा फुले साहब ने करी थी। किसने करी थी बेटा, ज्योतिबा फुले साहब ने करी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन 18 संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी। याद रखिएगा, जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग पढ़ते हैं तो भैया ध्यान रखिएगा, इसमें एक ऐसी जात के, ऐसे वर्ण के लोग थे जिनको जमाने में अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी, और वो कौन थे भैया, शूद्र। कौन थे भैया, शूद्र। तो भैया शूद्रों को उस जमाने में अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो आंसर क्या होगा बेटा, शूद्र होगा, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, उपनयन 18वें संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति इनमें से किसे नहीं थी, तो क्या बताएंगे भैया, शूद्र। किसमें भैया, वर्ण के उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखिए। तो आंसर क्या होगा बेटा, शूद्र होगा। ठीक, इसी के साथ मैं आज अपनी क्लास को यहीं से विराम करता हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएससी के, तो जितने भी क्वेश्चन किसी पे देखिए, स्टेनोग्राफर 2022 में ये क्वेश्चन आया था, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने क्या कराया भी, सॉल्व कराए। नेक्स्ट क्लास में भी इससे और भी संबंधित कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो मैं पार्ट 2 में डालूंगा। जो एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को मैं यहाँ क्या करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। और पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चनों को मैं क्या कराऊंगा बेटा, सॉल्व कराऊंगा। जो 23 में भी आए हैं, ध्यान रखिएगा, अभी तो 22 चल रहा है, तो जो 23 में एग्जामिनेशन हुए उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वर्तमान में किस तरीके से हिस्ट्री के क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे घुमाए जा रहे हैं, इनके बारे में यहाँ क्या कर रहा हूँ, चर्चा चल रहा हूँ। साथ ही साथ सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने टेलीग्राम चैनल को भी भैया सब लोग बिल्कुल उसके साथ जुड़कर चलें, जिससे आगे की जितनी इंफॉर्मेशन है उसको जरूर जरूर आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। साथ साथ अगर आपको वीडियो आज अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर उसको लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। ये आपका विश्वास जो है, जो कमेंट और लाइक जो है, ये हमारे विश्वास को जताता है कि हमारी जो क्लास है वो आपको किस तरीके से लगी है। तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।